Friends, in the previous classes we have discussed about the natures of haloalkanes and haloarenes natures, alright, in which we have discussed due to the negativity, the carbon and the halogens bond which is very weak. So in the previous classes we have already discussed about the nature of haloalkane. Alright, so in haloalkanes we have discussed about the nature of this bond. Due to the electronegativity, it's a weak bond. तो weak bond होने की वजह से ये different types of reactions दे सकता है, in which we have considered about the substitution reactions. The second one is elimination reaction. And the third one, which is reactions with metals. Reaction with metals. Alright, so first we discuss about the substitution reactions. The first substitution reactions we have already discussed कि substitution reactions क्या होती है? In the presence of any reactant and reagent, the reagent substitute and कोई भी हमारा बॉन्ड सब्स्टिट्यूट करता है, तो substitution reactions में क्या होगा? Substitution तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स में हम इसको डिस्कस करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन जो कंसीडर कर रहे हैं वो हम कौन सा कर रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस जो हमें पता है न्यूक्लियोफाइल, वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स which is electron rich species होती हैं, and the electrophiles are the electrodeficient. Alright, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस में. तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस में तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि कोई भी हमारा इस प्रकार से एल्किल हैलाइड ले रखा है, जब इस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्ट करता है. ऑलराइट, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने पे क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इसके साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये हैलोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कंसीडर एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, द SN1 एंड द सेकंड वन इज SN2. SN1 considered as a nucleophilic substitution. Unimolecular, and the second one is nucleophilic substitution biomolecular. Alright, तो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है. तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं SN2 रिएक्शन. which is means the nucleophilic substitution biomolecular. इन दिस रिएक्शंस कोई भी हमारा कंपाउंड है हेलोजन, इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड. SN2 के मैकेनिज्म में केस में SN2 में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द बैक साइड, तो बैक साइड से अटैक करने की कोशिश में क्या होगा? ये जो बॉन्ड्स है वो क्या हो जाते हैं? इन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अगर इसको हम इस पोजीशंस पे लेंगे, टेट्राहेड्रल पोजीशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो इस प्रकार से जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस प्रकार से शो करेगा, और ये हमारा हो गया X. ठीक है, एंड दिस फॉर्म इज कंसिडर एज ए ट्रांजिशन स्टेट. इसको हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन स्टेट. ऑलराइट, फिर ट्रांजिशन स्टेट्स में क्या होता है? न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई देते हैं. न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओल्ड बॉन्ड breaks in one step.
ठीक है। एक ही स्टेप के अंदर क्या होता है, न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन जो है न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो हेलोजन एटम्स था वो इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। जो हेलोजन एटम है वो निकल जाएगा हमारा, और ये दोनों स्टेट्स जो है वो एक ही स्टेट में होता है, तो हम ट्रांजिशन स्टेट्स को कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स को आप सिंपली इसको कहते हैं, उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको आप नहीं सिंथेसाइज कर सकते, बट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग का, ठीक है। एक स्टेप में होता है, तो उसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी कंसीडर कर लेते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म क्यों कंसीडर किया जाता है, SN2 बायोमोलिकुलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR की बात करें, वो दो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट की, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दोनों पर डिपेंड करेगा, तो इस पर दो की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दैट इज वाई ये रिएक्शन जो है बायोमोलिकुलर कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन कंसीडर की जाती है। तो फर्स्ट हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एंड कंसंट्रेशंस डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड रिएजेंट दोनों ही कंसंट्रेशंस पर डिपेंड करता है। द थर्ड टर्म विच इज कि इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स जो है वो चेंज हो जाती है। बॉन्ड्स की अगर स्टीरियो पोजीशंस देखेंगे, स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल पोजीशंस पे बॉन्ड का अरेंजमेंट जो होता है वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाता है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक करने की वजह से ये थर्ड डिग्री जो है वो हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी चेंज। तो वो चेंज होने की कंडीशंस में क्या हो जाता है, इस चेंज को हम कंसीडर करते हैं इन्वर्जन, इस टर्म को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन द SN2 मैकेनिज्म दैट विल बी फॉलो अप द इन्वर्जन, वो हमारा क्या करता है, इन्वर्जन करता है, ठीक है। ये इन्वर्जन होता है इस रिएक्शन के अंतर्गत, और बोथ के रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और इसमें सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन तो नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और दूसरा ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बैक साइड से अटैक करता है, तो बैक साइड से अटैक करने की वजह से यहाँ जो ग्रुप हैं वो हमारा ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसके केस में अगर हमारा इसको लेके चले कि टर्सरी यहाँ पे कार्बोकैटायन होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन प्रेजेंट होने पे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स को पोजीशंस नहीं मिल पाएगी कि कार्बन के बैक साइड से अटैक कर पाए। तो इसमें क्या हो जाता है, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप इसके साथ अटैच होंगे उतना ये हमारा लेस SN1 SN2 रिएक्शंस को फॉलो अप कर पाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो बल्कि ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को देखा जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारी जो है थर्ड वेरी लेस होती है, उसके बाद 2 डिग्री है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो 1 डिग्री होती है। अगर कंपेयर कर लिया जाए कि हमारा प्राइमरी एन ब्यूटेन हो सकता है, आइसोब्यूटेन हो सकता है, या फिर टर्सरी ब्यूटेन हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल, तो उसकी कंडीशंस में क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल हेलोजन जो भी होगा वो ज़्यादा सबसे लेस रिएक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ इट हैज़ द बल्की ग्रुप। उसमें हमारे क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होंगे, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो अप नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द SN2 मैकेनिज्म। इन द SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, इन SN1 मैकेनिज्म कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि हमने कोई भी हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्साइड इन द प्रोटिक एसिड हम कंसीडर कर सकते हैं जो प्रोटॉन्स देते हैं, लाइक वाटर हो सकता है ना, एसिड वाटर हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड। तो जब कोई हमारा हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन जब हमारा कोई भी प्रोटिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शंस करता है, प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, देन इट्स फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ऑलराइट, तो इसको हमारे टर्सरी ब्यूटाइल्स की फॉर्म में देखे चलेंगे, तो CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, और यहाँ X लगा था हमारा। तो सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप स्लोअर स्टेप होता है, ये निकलता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 और CH3। तो यहाँ टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन हम लोगों को पता है, टर्सरी कार्बोकैटायन विच इज
वो मोर स्ट्रॉन्ग, तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है हमने, क्या पढ़ा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में, कि रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करता है, जो हमारी स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप में हमारा सबसे स्लोएस्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है विच इज वेरी स्लो स्टेप। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ऑलराइट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर एज ए SN1 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस ओनली डिपेंडेंट ऑन वन कंसंट्रेशन, एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। या फॉर्मेशन क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी और प्राइमरी के लिए, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो SN2 के लिए ये फॉलो अप करता है, ये SN1 के लिए फॉलो अप करता है। अगर इसमें हमारा बेसिकली डिफरेंस भी पूछा जाता है SN1 SN2 का भी, और पूछा जाता है कि हाउ इज द मैकेनिज्म, इसमें हमारा SN2 या SN1 की मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती है, SN2 मैकेनिज्म या फिर SN1 मैकेनिज्म पूछ ली जाती है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। और कोई भी हमारा रिएक्शन दे सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये दे देंगे रिएक्टेंट, उसमें से हमें ऑर्डर पूछा जा सकता है कि SN2 मैकेनिज्म को कौन फॉलो अप करेगा या फिर SN1 मैकेनिज्म को कौन फॉलो अप करेगा, उसका रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर ट्रेंड्स पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। पहले कंडीशन ये है, पहला इसमें प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शंस होगा, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। दूसरा इसमें सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस नहीं है, इसमें सबसे पहले 2 स्टेप्स रिएक्शंस होती है। फर्स्ट स्टेप्स में द कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, आफ्टर द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स होगी, उसके आधार पर ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन होगा, वो अटैक करेगा। कंसंट्रेशन की बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसिडर करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा इन्वर्जन वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अटैक बैक साइड से नहीं होता। तो बैक साइड से अटैक ना होने की वजह से हमारा कोई भी इसमें जाके न्यूक्लियोफाइल एड अप हो सकता है, तो इन्वर्जन का भी प्रोसेस नहीं होता। और हाँ, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और दिस इज द स्टेप कि जहाँ पे हमारा ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर का ट्रेंड कुछ इस प्रकार से चलता है। तो दिस इज द SN2 मैकेनिज्म एंड दिस इज वन SN1 मैकेनिज्म, जो कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और द सेकंड वन व्हिच इज कंसीडर्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शंस। The second one which is considered as a elimination reactions. Elimination reactions. जैसे कि नाम से मालूम पड़ना है एलिमिनेट करना, तो इसमें से क्या होगा, कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, कोई भी क्लोराइड ग्रुप है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस है जिसको हमने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट जो है वो हमारा कोई भी फॉर्मेशन हैलोजेंस का निकालेगा। तो एलिमिनेट ऑफ, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन होगा। बट इसके साथ क्या होता है, एक बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन भी निकलेगा, है ना। तो रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन भी निकलेगा, एलिमिनेशन विद द हैलोजन निकलेगा, उसके साथ बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो भी निकलेगा। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर इसको हम देखना चाहें तो कार्बन, 2 कार्बन की पोजीशन है, इस पर हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो फॉर द रिमूवल ऑफ दिस हैलोजन, ये कार्बन से जो हैलोजन है वो भी हमारा साथ में निकलेगा। ऑलराइट, तो फॉर्मेशन क्या होगा, इसके फॉर्मेशन जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनरली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से हम जनरली फॉर्मेशंस करते हैं, वो एल्कीन के फॉर्मेशंस होते हैं, राइट। और एल्कीन का फॉर्मेशंस के लिए कंडीशंस ये है कि एलिमिनेशंस जो है वो बेसिकली जो है वो सिरजेफ के रूल से डिपेंड करता है, सिरजेफ रूल, सिरजेफ रूल, ठीक है। सिरजेफ रूल में बीटा मतलब कौन से ऐसे, अगर मोर देन बीटा हाइड्रोजन पोजीशंस हो, तो बीटा हाइड्रोजन पोजीशंस में कौन सी पोजीशंस प्रेफर्ड करेगा, द पोजीशंस विल प्रेफर्ड कि जिसमें डबल बॉन्ड्स उस पे जाके ऐड होगा जिसपे मोर एल्काइल ग्रुप ऐड होंगे, जिससे बहुत ज्यादा एल्काइल ग्रुप ऐड हो सकते हैं, तो हमारा उस पोजीशन से जाके हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। दिस इज कॉल्ड द सिरजेफ रूल, है ना, सिरजेफ रूल के हिसाब से। तो एलिमिनेशंस जो है वो हमारा इस प्रकार से कंसीडर किया जाता है। द थर्ड वन रिएक्शंस व्हिच इज कंसीडर्ड एज द रिएक्शंस विद मेटल्स।
कि हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड्स है जो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शंस विद मेटल्स में थर्ड वन है रिएक्शंस विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक का कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम लोगों को पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कौन कौन से होते हैं। जब भी हमारा हाइड्रोकार्बन जब भी हमारा किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल में हमारा Mg+ पाया जाता है ना। और दूसरा हो गया हीमोग्लोबिन जिसमें फेरस पाया जाता है, फेरस Fe2+, जो एक pyridine रिंग से हमारे जुड़े होते हैं, 4 pyridine रिंग। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या है, कोई भी एल्किल हैलाइड हमारे ट्रीट करेगा विद द मेटल के साथ तो हमारा फॉर्मेशन होता है, जो है वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मान ले, एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड है कोई भी एल्किल हैलाइड, उसको हमने ट्रीट किया है विद द Mg, मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ जैसे हमने मान लिया CH3 CH2Br रिएक्ट कर देंगे Mg के साथ, तो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 MgBr। और यही CH3 CH2 को इसका हमारा फॉर्म मान लें R, ये Mg है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज X। तो ये फॉर्मेशन जो है RMgX इज जो है वो हमारा नोन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज़्यादा सुना है, जो कि हमारा मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिव मोर रिएक्टिव होता है। तो रिएक्शंस जब हमारे मेटल्स होते हैं, हमें पता है हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो मेटल के साथ रिएक्ट करके इस तरह का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी में रिएक्शन जो है मेटल के साथ रिएक्शंस करता है, जैसे कोई भी हम एल्किल हैलाइड ले लें, CH3 CH2, और इसको हमें ट्रीट करेंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना। तो कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, जब सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो वो रिएक्शन हमारा बुर्ज रिएक्शन बन जाएगा। जैसे CH2 हमने Br ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इसके, और इसको हमने सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया, तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस ये हमारा जो फॉर्म है उसमें हमारा 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा N-ब्यूटेन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज, जब हमारा कोई भी एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ट्रीट करता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट बनेगा एल्केन, और ये रिएक्शंस हैं वुड्स रिएक्शंस। नेम रिएक्शन है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, so this is the third reactions which is reactions with metals, कि हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब द फर्स्ट, इसमें से कुछ हमारे स्टीरियो आइसोमर्स जो है, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले कुछ पॉइंट्स, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। कि जैसे हमने SN2 मैकेनिज्म में कंसीडर किया था, इन द SN2 मैकेनिज्म द टर्म्स विच इज कंसीडर एज इन्वर्जन, जिसमें हम लोगों ने समझा था इन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो बिफोर इन्वर्जन्स कुछ और पॉइंट्स उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज विच इज कंसीडर एज ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव, तो ऑप्टिकल एक्टिव हाँ, तो फॉर द ऑप्टिकल एक्टिव्स कंपाउंड्स में क्या होता है, सबसे पहले एक पोलरिमीटर होता है। ऑलराइट, पोलरिमीटर लाइक दिस होता है। ये पोलरिमीटर है, इसमें हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट जाती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, जिसकी डायमेंशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। सपोज ये हमारी लाइट सोर्सेज है, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जैसे कोई बल्ब जला रखा हो आपने, ठीक है, वो 4 डायरेक्शन में जाता है। जब उसको प्लेन पोलराइज लाइट किया जाता है तो उसको बस सिर्फ एक डायरेक्शन मिलता है, इस प्रकार से एक सिंपल लाइन जाएगी। ठीक है, तो ये लाइट सोर्स से हमारी एक सिंपल लाइन जाएगी, और ये हमारा पोलरिमीटर है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ पोलरिमीटर। पोलरिमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लाइट सोर्स जाएगी, यहाँ पे हमारा स्केल लगा होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल होता है। यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट जाती है, इसमें हम कोई भी कंपाउंड्स का सॉल्यूशन भर सकते हैं, कंपाउंड्स का सॉल्यूशन भर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं पोलरिमीटर से, या हमारी आईज हो सकती है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले कोई इसको खाली रखते हैं, उस खाली के अंदर हम इसको लाइट को देखेंगे। फिर सिंपल हम वाटर के साथ देख सकते हैं, वाटर के साथ कोई रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद कोई भी हम इसमें कंपाउंड्स रखेंगे, कंपाउंड लाइक चीनी का सॉल्यूशन रख दिया, चीनी घोल के सॉल्यूशन डाल दिया।
और सॉल्यूशन को डालने पे यहाँ पे जो क्या होगा, ये लाइट जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं दिखाई देगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं घुमाई दिखाई देगी तो इसको हम क्या करेंगे, पोलैरिमीटर को हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो पोलैरिमीटर को रोटेट करने पे हमें जो लाइन है वो कहीं दिखाई देगी। अब पोलैरिमीटर में जो हमारा दिखाया गया है कि हमारा पोलैरिमीटर अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, तो इस कंपाउंड को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर हमारा इसके लेफ्ट हैंड साइड में घूमता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। ठीक है, अब सिंपली इसमें क्या है कि कोई भी कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाइवर्ट कर देता है राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम कंसीडर करते हैं उस कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव। ऑलराइट, कोई भी कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड डायरेक्शंस में या लेफ्ट हैंड डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता है, उसको हम कंसीडर करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में। ऑलराइट, अगर वो राइट हैंड साइड में जाता है तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो उसको लेवो रोटेटरी। डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से। ऑलराइट, तो दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के लिए कंडीशंस ये है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव करता है। दूसरा पॉइंट विच इज कंसीडर एज ए कायरल। क्या है कायरल के लिए, पहले सबसे कंडीशन समझ लेते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल का अगर बात करें, कार्बन की वैलेंसी जो है अगर चारों हमारे सेम है तो सेम सिमेट्रिकल पोजीशंस होती हैं। अगर उसके चारों की चारों असिमेट्रिकल है, कार्बन तो मान लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस प्रकार से लगा दी है, चारों इसकी वैलेंसी डिफरेंट हो, तो हमारी असिमेट्रिकल कंडीशंस है। ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है, असिमेट्रिकल। अब जिसकी हमारी चारों वैलेंसी असिमेट्रिकल है ना, असिमेट्रिकल होने की वजह से ये जो पॉइंट है कार्बन जो है वो हमारा कार्बन कंसीडर किया जाएगा कायरल कार्बन में। ऑलराइट, जिस कार्बन की चारों वैलेंसी हमारी असिमेट्रिकल हो, चारों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग हो, तो उस कार्बन को हम समझते हैं कायरल सेंटर, उस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, अब कायरल कार्बन में कंडीशंस क्या होती है, अगर इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो मिरर इमेज बनाने पे Cl बनेगा, यहाँ कार्बन बनेगा, यहाँ F बनेगा, यहाँ I बनेगा, और दिस इज कंसिडर्ड Br। अगर इसकी मिरर इमेज बनाने पर ये वाला कंपाउंड जो है इसके ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अगर वो सेम आता है तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। अगर जिस तरह से कंपाउंड है उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज, है ना। अगर जिस प्रकार से हम रखेंगे, जैसे स्फीयर हमने साइड ले लिया, स्फीयर को हमने इसका मिरर इमेज बनाया तो स्फीयर इस प्रकार से आया, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है कि हमने नंबर 4 ले लिया, यहाँ पे इसका मिरर इमेज बनाया, अब 4 का हम मिरर इमेज हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा, इसका मिरर इमेज उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो सेम इस प्रकार से नहीं आएगा, तो इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। ऑलराइट, तो इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन सुपर इम्पोज में। अभी नॉन सुपर इम्पोज जो भी होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोज कंसीडर एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारे सुपर इम्पोज नहीं होते। ऑलराइट, तो दिस इज द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। पोलैरिमीटर्स में है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है जो राइट हैंड डायरेक्शन में मूव करता है, प्लस साइन से उसको डिनोट करते हैं, दिस इज कंसीडर एज माइनस, माइनस साइन के लिए है। सिमेट्रिकल्स में क्या है कि चारों कार्बन की जो वैलेंसी सेम होनी चाहिए। असिमेट्रिकल्स में क्या है कि इसकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होती है, वो असिमेट्री है। उसी असिमेट्रिकल को हम कंसीडर करते हैं एज ए कायरल सेंटर्स में। कायरल सेंटर्स में क्या होता है, कायरल सेंटर्स का मिरर इमेज हम बना सकते हैं, मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज ये है कि हमारा सेम इमेज आता है, नॉन सुपर इम्पोज क्या है जिसमें हमारा इमेज जो बनने के बाद उसको इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कार्बन बन जाता है। अब इसमें कंडीशंस क्या है कि हमारा जो मिरर इमेज है, राइट, मिरर इमेज जो होता है उसको हम कंसीडर करते हैं आगे जाके एनएंसियोमर्स। तो कोई भी कार्बन सेंटर जिसकी हमारी सेम इमेज बना सकते हैं, मिरर इमेज जो होती है उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए एनएंसियोमर्स। और एनएंसियोमर्स जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से समझाया गया है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर। तो एनएंसियोमर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में कंसीडर करेंगे इन बायोमोलिक्यूल्स कंपाउंड्स में। ठीक है, और उसके बाद है हमारा इसमें इन्वर्जन्स, रिटेंशंस एंड रैकिमिक मिक्सचर्स, है ना। तो इन्वर्जन, रिटेंशन और रैकिमिक मिक्सचर्स को समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या है।
तो जैसे कि हमारा कोई एल्किल हैलाइड कंपाउंड्स में मान लिया कार्बन जो है वो इस प्रकार से पोजीशन दे रखा है A, B, C एंड हियर इज X। सब्स्टिट्यूशंस के बाद इसकी तीनों की पोजीशन सेम बनी रहती है, जैसे A की जगह A है, B की जगह B है और C की जगह C है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके पहुंच गया उससे, तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की सेम पोजीशंस बनाए रखना, इसको कंसीडर करते हैं रिटेंशन। इसको हम कंसीडर करेंगे रिटेंशन के फॉर्म में। ऑलराइट, द सेकंड टर्म विच इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो अटैक करने पे ये तीनों बॉन्ड्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये A साइड आ जाए, B साइड और C साइड, तो इस टर्म्स को कंसीडर करते हैं एज ए इन्वर्जन के फॉर्म में। ऑलराइट, तो ये हमारा हो जाता है इन्वर्जन। द थर्ड वन विच इज कंसीडर एज ए रिकमिक मिक्सचर या फिर रिकमेशंस। तो रिकमिक मिक्सचर्स में क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी आइडिया कि जिसमें हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी पढ़ा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी। अब किसी भी कंपाउंड्स में हमारा 50% हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रेजेंट हो और 50% दोनों हमारा लेवो रोटेटरी प्रेजेंट हो, मतलब उसके राइट हैंड डायरेक्शन में जाने की और लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाने की दोनों की क्या हो जाती है, इक्वल अमाउंट प्रेजेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं रिकमिक मिक्सचर्स। ऑलराइट, और इस तरह से प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं एज ए रिकमेशंस। ऑलराइट, तो इसको हम कंसीडर करते हैं रिकमेशंस। ऑलराइट, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल